अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं श्रोतागण को संबोधित कर अपने विचारों से अवगत कराएं और उनका मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, जस्टिस बी.आर. गवाई जी, देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकट रमाणी जी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रीमान कपिल सिब्बल जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाई मनन कुमार मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, डिस्ट्रिक्ट जजिस, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप लोग इतने गंभीर है तो उससे मुझे लगता है समारोह भी बड़ा गंभीर है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की, और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी
आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खास तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों,
किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है तो वो है सामान्य मानवीय का जीवन स्तर। सामान्य मानवीय का जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सरल सुगम न्याय ये ईज ऑफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। साथियों, मैं जब लीगल फ्रेटर्निटी के बीच आता हूं तो ई कोर्ट्स का विषय आना बहुत स्वाभाविक है। टेक्नोलॉजी के इस इनोवेशन से केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई, इससे वकीलों से लेकर फरियादी तक हर किसी की परेशानियां भी तेजी से कम हो रही है। आज देश में अदालतों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा, इन सभी प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, पिछले वर्ष ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे फेज को भी स्वीकृति मिली है। हम एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम पेंडिंग केसेस का एनालिसिस कर सकेंगे, भविष्य के मुकदमों का भी अनुमान लगा सकेंगे। पुलिस, फॉरेंसिक, जेल और कोर्ट टेक्नोलॉजी इनको इंटीग्रेट भी करेगी और इनके काम को स्पीड अप भी करेगी। हम ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो गई। साथियों, आप जानते हैं, बड़े बदलाव में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियां और नीयत की भी भूमिका होती है। इसलिए आजादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत
सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा, इस आशा के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए धन्यवाद। आपके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से हमें न्याय में के क्षेत्र में नए आयाम मिलेंगे और हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। With this, we come to the end of the inaugural program. Please